प्यारे भैया बहनों, आज हम हिंदी में वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। वर्णमाला क्या होती है ना। तो पहले अपन इसका फैक्ट समझ लेते हैं वर्णमाला का। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। जो भाषा है वो संस्कृत के किस शब्द से बना है? भाष शब्द से। भाष का अर्थ है बोलना और भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य की से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है और पदबंध से छोटी इकाई पद है। और पद यानी शब्द। पद से छोटी इकाई अक्षर है, जिसको सिलेबस बोलते हैं इंग्लिश में। और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है या वर्ण या लेटर। राम शब्द में 2 अक्षर है राम, और 4 वर्ण है र, आ, म और अ है ना। कुल मिला के आपको समझ में आया। भाषा शब्द संस्कृत के भाषा शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य से छोटे इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटे इकाई पदबंध। पदबंध से छोटे इकाई पद, या जिसको अपन शब्द बोलते हैं। और पद और शब्द से छोटे इकाई अक्षर होती है, और अक्षर से छोटे इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। जैसे एक राम शब्द, जो राम शब्द, ये शब्द तो 2 है, लेकिन इसमें वर्ण कितने? 4 है, क्योंकि एक तो र है, उसके बाद में जो आ है उसमें आ की मात्रा है, फिर म है, म के बाद में अ भी बोलने मारा, तो इस प्रकार उसकी 4 वर्ण है। ठीक है ना, ये इसका फैक्ट है। आगे वर्णमाला है ना। अब अपने को मेन पे आता है, वर्णमाला किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो, वर्णमाला ने अल्फ़ाबेट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? वो ध्वनि या वर्ण। ध्वनि वर्ण का उच्चरित कथित रूप और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जो ध्वनि, जो अपन बोलते हैं, जो आवाज़ आती है, वो उसका उच्चारित रूप है ना, जिसको अपन उच्चारण कर रहे हैं। और वर्ण ध्वनि का क्या है? लिखित रूप है। ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ठीक। वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह यानी क्या? अ से लेके अह तक, क से लेके ज्ञानी तक स्वर व्यंजन के जो व्यवस्थित समूह क्रम होते हैं उनको अपन वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। मानक हिंदी वर्णमाला है ना। और मानक हिंदी वर्णमाला क्या होती है, इसके ऊपर अपन नजर डाल लेते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है ना। उच्चारण के आधार पर हिंदी में 45 वर्ण है, 10 स्वर और 35 व्यंजन है। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। और लेखन के आधार पर कितने? 52 वर्ण, जिसमें 13 तो स्वर है और 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। इसकी संख्या भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, वो अपन एक नज़र डाल लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अह। यह कुल टोटल कितने? 10 है। ठीक है ना, 10 + 3। ठीक। ये विसर्ग, अनुस्वर, ये भी उसमें कुछ आते हैं ना, लेकिन कुल मिला के इनकी काउंटिंग इसी में होती है। ठीक है ना। उस प्रकार व्यंजन, व्यंजन पे नज़र डाल लेते हैं। जो व्यंजन होते हैं है ना, उसकी विशेषता क्या होती है? जैसे क में जितने भी वर्ण है ये, तो उसको अपन क वर्ग बोलते हैं ना। जैसे क वर्ग में कितने वर्ण? क, ख, ग, ण। तो ये क वर्ग की पहली बात है। च वर्ग में च, छ, ज, ण। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर ड, ढ, ण। द्विगु व्यंजन कौन कौन से? ड और ढ है ना। त वर्ग में त, थ, द, न। प वर्ग में प, फ, ब, म। अंतस्वर में य, र, ल, व, ये अंतस्वर है। उष्म में श, 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 ह। उष्म यानी कि देखो, इस प्रकार व्यंजन की कुल संख्या कितनी? 33। और 2 क्या है इसमें? द्विगु व्यंजन है ना। ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन को भी अपन नजर डाल लेते हैं। संयुक्त व्यंजन अक्षर, त्र, ज्ञ, श्र है ना। ये जो अक्षर है ये 2 अक्षर से मिलकर बना है। एक तो क और श, इन दोनों को जब मिलाया तो अब इस अक्षर का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको कक्ष बोलते हैं है ना। त्र, त्र से बोलने में अपने को आ रहा है, एक तो त दिख रहा है, इसमें एक और र आ रहा है ना, तो ये त और र से मिलकर बना है। ज्ञ, ज्य, जन, इसमें ज और न से मिलकर बना है। श्र, श और र से मिलकर बना है। इसमें अगर कुल संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। द्विगु व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है ना। स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है?
13। ठीक है। अब विदेशों से आगत ग्रहित ध्वनि है ना, अब विदेशों से आगत ध्वनि है ना, तो अरबी फारसी है ना, इसमें जितने भी अक्षर हैं इनके नीचे ये बिंदु टाइप बना हुआ है, इसलिए इनकी पहचान ही क्या है, अरबी फारसी शब्द है ना। अ क ख ग घ ज फ, अ ख ग घ ज का प्रयोग अब कब कम है, अब इनका प्रयोग कम हो रहा है ना। तल बिंदु या नुक्ता वाले वाणी वर्ण, तल बिंदु और नुक्ता वाले वर्ण कौन कौन से? अंग्रेजी अ अर्ध चंद्र बिंदु वाले वर्ण जैसे ऑफिस, कॉपी, कॉल, कॉलेज, डॉक्टर, बॉल, पोस, मॉल, लो, सोल, हॉट आदि, इसमें सब में चंद्र बिंदु लगा हुआ है ना। नोट, वर्णमाला की गणना दो आधार पर की जाती है, एक उच्चारण व लेखन है ना, एक तो उच्चारण के आधार पर, एक लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है ना। जो उच्चारण के आधार पर जो गणना की जाती है उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। आगे, उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णमालाओं की कुल संख्या कितनी? 47 है ना, जो अपना उच्चारण है ना, उसमें हिंदी के वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 47। 10 स्वर है और 37 व्यंजन है। 35 हिंदी के मूल व्यंजन है और 2 आगत व्यंजन है जैसे ज और फ है ना। ये उच्चारण के आधार पर बात हो रही है। शत्रज्ञ श एकलव्य व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है ना। एकलव्य यानी कि खुद से नहीं बने, ये किसी के सहयोग से बने हुए हैं। ठीक है। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी? 59 है। जब अपन लिखते तो वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है? 59। और उच्चारण के आधार पर 47, जिसमें 10 स्वर है और 37 व्यंजन है ना। और 35 तो इसमें मूलतः व्यंजन है, 30 हिंदी के मूल व्यंजन है और 2 क्या आगत व्यंजन है। ठीक है। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 59 है, इसमें से उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया गया जो लेखन मुद्रण में प्रयोग में आते हैं ना। टोटल इसमें शामिल हो गए 59 में है ना। ठीक। स्वर, अब इसमें स्वर कौन से होते लेखन के आधार पर? स्वर रूप में बोले जाने वाले हैं, स्वतंत्र रूप में, यानी कि इसमें किसी शब्द की सहायता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी जाती है ना, मतलब प्राचीन रूप से इनकी संख्या कितनी मानी जाती थी? 13। उच्चारण की दृष्टि से इसमें केवल 10 ही स्वर है ना, और जब इसका अपन उच्चारण करते हैं तो इनकी संख्या टोटल 10 ही। कौन कौन से? अ आ ई उ, इसमें री हट गया, ए आई ओ और औ, अह और री, ये उच्चारण की दृष्टि में स्वर नहीं है। ठीक है ना। स्वरों का वर्गीकरण, अब स्वरों का अपन वर्गीकरण करते हैं ना, तो इसमें स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पे है। मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे देखते हैं है ना। मात्रा और उच्चारण के आधार पे स्वर कौन कौन से होते हैं इस पर अपन नजर डाल लेते हैं। ह्रस्व स्वर है ना, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, एकमात्र समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं ना। स्वर तो होते हैं 10, लेकिन इसमें भी इनके प्रकार होते हैं वर्गीकरण। ह्रस्व स्वर है ना, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है ना, मात्रा तो एक लगती है, जिसमें अ ई उ, ये क्या है? ह्रस्व स्वर। बोलने में भी अपने को कम समय लगा है ना, और इसमें एक ही मात्रा है तीनों में। ठीक है। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किनको बोले? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, मतलब दीर्घ स्वर उनको बोलते हैं जिनका उच्चारण में जो ह्रस्व स्वर के जो ये वर्ण है इनसे अधिक समय लगता है। कैसे? और इसमें 2 मात्रा होती है, बस इनकी पहचान क्या होती है? इनकी 2 मात्रा होती है, आ ई उ ए आई औ, नहीं ओ औ अम, ये क्या है? दीर्घ स्वर। एक बार इसको आप देख लेना, आ ई उ ए आई ओ औ अम। ठीक है ना, सब में डबल मात्रा है ना। अब आगे प्लुत स्वर है ना, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर किसको बोलते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है ना। कैसे? किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी को पुकारते हैं तब सबसे ज़्यादा इसमें अपनी ध्वनि निकलती है, आवाज़ है ना, जैसे रा है ना, इसे ये शब्द लिखा है रा है ना। जीभ के प्रयोग के आधार पे, अब जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वरों के प्रकार,
ठीक है, उन पे अपन नज़र डाल लेते हैं। तो पहला इसमें अग्रस्वर है ना। अग्रस्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर किसको कहते हैं? जिसको अपन बोलते हैं उस समय अपना जो जीभ है उसका आगे का भाग काम करता है ना। उसको ई ई ई ए आई है ना। ठीक है, ये अग्रस्वर है ना। मध्य स्वर किसको बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है ना, बीच के हिस्सा। ये सिर्फ एक ही अ, बीच के है ना, बोलने में आ रहा है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है ना। पश्च स्वर किसको बोलते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पीछे का भाग काम करता है। कौन कौन से इसमें? आ, उ, ओ, औ, अम। ठीक है ना, ये पश्च स्वर है। ठीक है, आगे मुख द्वार या मुख विवरण के खुलने के आधार पर है ना। अब अपने को ऐसे स्वर के नाम बताना जो मुख द्वार से ही खुलते हैं ना। पहला इसमें विवृत यानी ओपन, जिसको इंग्लिश में ओपन बोलते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वार पूरा खुलता है उस, है ना। मुख द्वार जिसमें अपना मुंह पूरा खुल जाता है, जैसे आ है ना, जैसे अपन आ बोला तो पूरा मुंह खुल गया, तो ये मुख द्वार खुलने पर ये विवृत बोलते हैं इसको, है ना। अर्धविवृत किसको बोलते हैं? हावन है जिसमें आधा मुंह खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, आई, औ, आम, इसमें आधा मुंह खुल रहा है, जिसको अर्धविवृत भी बोलते हैं। एग्जाम में कहीं पैटर्न से प्रश्न पूछ सकते हैं ना, इसलिए आपको ये कंप्लीट याद ही कर लेना। अर्ध संवृत यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। अर्ध संवृत किसको बोलते हैं? आधा बंद रहता है पूरी तरह, जैसे आई, औ। जैसे मैंने आई और औ बोला तो इसमें मेरा आधा मुंह तो पूरी तरीके से काम ही नहीं कर रहा है ना, सिर्फ आई, औ। ठीक है, आप क्लोज से भी बोलते हैं इसको। अब संवृत यानी क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है ना? पूरी तरीके से बंद रहता है, तो ई, ई, उ, ओ, है ना। जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वार पूरी तरीके से बंद लगभग बंद रहता है ना, जैसे ई, उ, है ना, तो इसको संवृत स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है ना, चित्र के द्वारा अपने को समझना है ध्यान से, है ना। ठीक है, तो देखो ये पूरा मस्तिष्क का चित्र बना है, इसमें मुंह जीभ है ना, इसमें से जब अपन इसका उच्चारण करते हैं तो कौन कौन सा हिस्सा इसमें काम करता है ना, उसके आधार पे अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे नासिका बनी हुई, अब नासिका के आधार पे कौन कौन से है ना, अण, अण, यण, न, म, इसको नासिका बोलते हैं ना। इसके बाद फिर दंत मूल यानी जो दंत के से ये निकलते शब्द, जैसे र, ल। ठीक है, त, दंत, इसमें त वर्ग के सभी और श, ये दंत वर्ग में आता है। दंत और ओष्ठ जिसमें दोनों कार्य करते हैं, अपना दांत भी काम करता है जब बोलते हैं, तो होठ भी इसमें काम करते हैं, जैसे व। ठीक है ना। इसके बाद ओष्ठ, तो इसमें उ और औ और प वर्ग के सारे सारे वर्ण। ठीक, इसके बाद फिर ओष्ठ और कंठ है ना, जिसमें दोनों कार्य करता है, जिसको ओष्ठस्य बोलते हैं ना। दंत और ओष्ठ काम करता है उसको दंतोष्ठ बोलते हैं, ओष्ठ और कंठ काम करता है उसको ओष्ठस्य बोलते हैं। कौन कौन से वर्ण है इसे? ओ, औ और अम, है ना। देखो आप बोलोगे तो ऑटोमेटिक इसमें आपका कंठ भी कार्य करेगा और होठ भी कार्य करेगा। मूर्धा है ना, मूर्धा इसमें री या ट वर्ग और श, ट वर्ग के सभी वर्ण, श है ना, षटकोण वाला, और री ये मूर्धा वर्ण है। तालु, जिसको तालु भी बोलते हैं, ई, च वर्ग, य और श, है ना, सलजा वाला षटकोण वाला शनि। ठीक, आगे कंठ और तालु है ना। कंठ और तालु ए और आई, कंठ और कंठस्य आ है ना, क वर्ग और ह। ठीक है ना,
तो आप इसको याद कर लेना, रट लेना। पहले समझना, पहले जब एग्ज़ाम आए तब अपने को रट लेना है, अभी तो सिर्फ समझते जाओ। ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही अपने को उलझा देती है ना। आगे अपना होठों की स्थिति के आधार पर है ना। अब होठों की स्थिति के आधार पर वर्ण स्वरों के प्रकार। अवृतमुखी, अवृतमुखी स्वर किस वर्ण इसको बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते है ना, उसे अवृतमुखी कहते हैं। मतलब जिसको अपन बोलते हैं, जिन स्वरों को है ना, उसमें अपना जो होठ रहता है वो गोलाकार की आकृति नहीं बनती है ना। आड़ा तिरछा या त्रिकोणानुमा आकृति है ना, कुल मिला के गोल जैसा मुंह नहीं होता उसको, जैसे अ आ ई ए और आई। ठीक। व्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं है ना, जिनको अपन बोलते हैं जिन स्वरों को, और अपना मुंह पूरा क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। होठ, सॉरी मुंह नहीं, होठ। होठ की विषय में बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि होठ की स्थिति का आधार है ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार, गोलाकार को व्रतमुखी भी बोलते हैं ना। तो उ ओ और आ। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर है ना। अब हवा की जो हवा अपने नाक और मुंह से निकलते है उसके आधार पे स्वरों के प्रकार। निर्नुनासिका मौखिक स्वर है ना। निर्नुनासिका मौखिक स्वर किसको बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है ना? जो स्वर होते हैं उनको जब अपन बोलते हैं उस समय हवा सिर्फ मुख से निकलती है ना, उसको क्या बोलते हैं? निर्नुनासिका मौखिक स्वर, जैसे अ आ ई आदि। ठीक है, ये जब मैंने वर्ण बोले तो मेरा जो हवा है वो पूरी तरीके से मुंह से निकल रहा, नाक से बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। अनुनासिका स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अनुनासिका किसको बोलते हैं? अनुनासिका स्वर वो होते हैं जिसको बोलते समय हमारे मुंह से भी हवा निकलती है और नाक से भी निकलती है ना। उसका जब ध्वनि करते हैं ना अपन, तो दोनों से अपनी आवाज़ आती है। वो कौन कौन से होते हैं? आम इन आदि। ठीक है, घोषत्व के आधार पर है ना। घोषत्व के आधार पर समझते हैं। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन है ना। स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, इसका होता है घोष का अर्थ। और स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो संघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है ना। जब स्वर तंत्र में कंपन होता है तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? संघोष ध्वनि उत्पन्न होती है। और सभी स्वर संघोष ध्वनि होती है, और सभी क्या होती? संघर्ष स्वर ध्वनि होती है। ठीक है, अब प्राणत्व के आधार पे है ना। प्राणत्व के आधार पे क्या है इसको अपन देख लेते हैं। तो देखो, प्राण का अर्थ है हवा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं है ना? सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण मुख से कम हवा निकलती है ना? इसलिए वो सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। व्यंजन, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन किसको बोलते हैं? जो बिना स्वर की सहायता से बोल ही नहीं सकते। जैसे क बोला तो आपको अ भी बोलने में आ रहा है, च अ भी बोलने में आ रहा है नहीं। हर व्यंजन वर्ण के पीछे स्वर आता है। ठीक है ना। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है, ये फिक्स है ना। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, और ऐसा कौन सा व्यंजन नहीं जिसके पीछे अ ना हो, है ना। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है ना। प्राचीन रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती थी? 33। लेकिन द्विगुण व्यंजन ड और ड को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो गई है ना। जो द्विगुण व्यंजन है ड और ड है ना, ये डमरू वाला या डक, तो इनको मिला के इनकी संख्या कितनी हो गई? 35 हो गई। लेकिन प्राचीन रूप से इनकी संख्या 33 से मानी जाती थी। ठीक है ना। अब व्यंजनों का वर्गीकरण है ना, तो अपन इसको कल पढ़ेंगे है ना। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए और लाइक करो।